नमस्कार दोस्तों, SKG ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये टॉपिक लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ, अब पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा कि पोषक पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है और जल। तो संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, तो वह संतुलित भोजन कहलाता है। अब जस्ट इससे विपरीत असंतुलित भोजन, यानी कि संतुलित भोजन में तो ये आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं सभी उचित मात्रा में होते हैं, जबकि असंतुलित भोजन में किसी भी पोषक पदार्थ की कमी या अनुपलब्धता हो, यानी कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते, एक या अधिक पोषक तत्वों की उनमें कमी हो, अनुपलब्धता हो, तो वह असंतुलित भोजन कहलाता है। अब इसी का एक रूप है कुपोषण। जैसे मान लीजिए असंतुलित भोजन का अर्थ हो गया कि इसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है, या वह कम मात्रा में है या उपस्थित नहीं है। जबकि यह स्थिति यदि लंबे समय तक चले, यानी हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी एक लंबे समय तक रहे, तो वह कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण की परिभाषा होगी कि जब लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, तो उसे कुपोषण कहते हैं। अब इस कुपोषण के कारण पोषक तत्वों की हमारे भोजन में कमी होगी, तो कई प्रकार के दुष्प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कुपोषण का प्रभाव है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। शरीर कमजोर हो जाता है और अपनी जो याददाश्त है वो भी कमजोर होती है। अब ये जो कुपोषण है वो कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है विटामिन कुपोषण, अर्थात यदि भोजन में हम जो भोजन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसमें यदि विटामिन्स लंबे समय तक उस भोजन में विटामिन्स की लंबे समय तक कमी हो, हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं हो, तो विटामिन्स कुपोषण कहलाता है। अब विटामिन्स, जिस विटामिन्स की हमारे भोजन में कमी होगी उससे संबंधित हमारे में रोग होगा। तो कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है और हमारे कौन से कार्य पर प्रभाव पड़ता है वो देखिए। सबसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से हमें रेतकुंदी रोग होता है। विटामिन ए है, इसकी कमी से रेतकुंदी रोग होगा, अर्थात प्रकाश और रात में दिखाई न देना, ये इसका लक्षण है। दूसरा है विटामिन B12, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जिससे हमारे शरीर में हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है।
पेशियां एवं तंत्रिकाएं हैं कमजोर हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लाविन भी कहते हैं, और इसी के नाम के अनुरूप इसकी कमी से जो रोग होता है वो है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग में होता क्या है कि मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना और स्मृति की यानी याददाश्त की कमी। अगला विटामिन है विटामिन B3, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है और इस रोग के लक्षण हैं कि जीभ की त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। अगला विटामिन है विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण हैं कि मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकते निशान बनना। अगला विटामिन है विटामिन D, जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसके लक्षण है कि पैरों की हड्डियां हैं मुड़कर घुटनों के पास आ जाती हैं। तो ये तो विटामिन कुपोषण की बात हुई। अगला कुपोषण है प्रोटीन कुपोषण, यानी कि वह कुपोषण जिसमें हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो, तो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। और यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यदि छोटे बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी लंबे समय तक रहती है तो यह रोग है प्रोटीन कुपोषण, तो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। इसीलिए गर्भवती महिलाओं और किशोर अवस्था में प्रोटीन एक आवश्यक पोषक है। इसकी कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला रोग है क्वाशियोर रोग। ये कब होता है कि जब प्रोटीन की कमी हमारे भोजन में हो, केवल प्रोटीन की कमी, तो क्वाशियोर रोग होता है। और इस रोग के लक्षण हैं इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है। दूसरा लक्षण है उसे भूख कम लगती। तो खनिज कुपोषण में जिस खनिज तत्व की कमी होगी उसी से संबंधित हमारा शरीर है वो प्रभावित होगा, उसी से संबंधित लक्षण है वो प्रकट होंगे। तो सबसे पहला है कि लोह तत्व, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। अब आयरन का काम क्या है कि आयरन रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग है। इसका भाग है हीमोग्लोबिन। तो इसकी कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, अर्थात हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम रक्तहीनता या एनीमिया रोग भी कहते हैं। तो लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रक्तहीनता, एनीमिया रोग। और इसका लक्षण क्या है? इससे हमारा चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। अगला खनिज तत्व है कैल्शियम। तो कैल्शियम का काम क्या है कि यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब हड्डियों को मजबूत बनाता है तो इसकी कमी का प्रभाव भी हड्डियों के ऊपर पड़ेगा। तो इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और भंगुर प्रकृति की हो जाती है, हल्का सा दबाव पड़ते ही टूट जाती है। अगला खनिज तत्व है आयोडीन। अब आयोडीन जो होता है उसकी कमी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, इसकी क्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे गलगंड, घेंगा और गोइटर रोग हो जाता है। गलगंड, इसका दूसरा नाम है घेंगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं गोइटर, साइंस की भाषा में गोइटर। तो ये कई बार परीक्षा में पूछते हैं। तो अगली सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन से खनिज तत्व
उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, हमें किस किस से मिल सकता है और उसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले है सोडियम। सोडियम है, उसका प्रमुख स्रोत है दूध, अंडे, सामान्य नमक यानी साधारण नमक, मछली और मांस। और सोडियम के प्रमुख कार्य है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर में विद्युत अपघटन, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब देखो इसमें थोड़ी कॉमन बात है कि सोडियम और पोटेशियम के जो वर्क है, प्रमुख कार्य है, वो लगभग सेम से होते हैं, दोनों का काम सेम होता है। इनका काम भी मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संरक्षण, संचरण और शरीर में विद्युत अपघटन। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम दूध है, हरी सब्जियां हैं, अंडे हैं, इनमें प्रमुखतः से पाया जाता है और यह हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगला खनिज तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस हमें दूध से, हरी सब्जियों से, बाजरा, रागी, यकृत, लीवर, गाजर और गुड़, इन सब से मिलता है और इसका काम भी हड्डियां यानी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। अब यहाँ पे भी देखो कैल्शियम और फास्फोरस, इनके काम सेम है और ऊपर भी सोडियम और पोटेशियम का जो कार्य है, फंक्शन है, वो सेम है। लोह तत्व। लोह तत्व में दूध, हरी सब्जियों, बाजरा, रागी, यकृत, लीवर और सूखे मेवे जैसे बादाम है, काजू है, अखरोट है, इन सब में। इसका कार्य है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ब्लड में किसका निर्माण करना, हीमोग्लोबिन में, और ऊतकों में ऑक्सीकरण की क्रिया का संपादन करना। अगला है आयोडीन। आयोडीन हरी सब्जियों, नमक, समुद्री भोजन और मछली, इन सब से हमें प्राप्त होता है। इसका प्रमुख कार्य है कि यह थायराइड जो ग्रंथि है उसकी क्रियाशीलता को नियंत्रण करती है और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। अगला टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। और मानव स्वास्थ्य में भी पहला टॉपिक है पीने योग्य जल के गुण। हम जो जल यूज करते हैं, पीने योग्य जल होता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला उसका गुण है कि जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति न हो, यानी आंखों से दिखने वाले कण नहीं हो। दूसरा है जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या और कोई छोटे मोटे जीव है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हो, वो उनमें अनुपस्थित होने चाहिए। अगला है जल का पीएच। जल का पीएच है वो कितना होना चाहिए, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। संतुलित का अर्थ है पीएच 7, तो जल का पीएच 7 होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। तो ये पीने योग्य जल के मुख्य लक्षण हो गए कि जल में आंखों से दिखने वाले कण वनस्पति नहीं होनी चाहिए, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, जल का पीएच संतुलित हो और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। अब हमें प्रचुर मात्रा में जल पीने के क्या क्या लाभ है, यानी जब हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते हैं तो उसका हमारे शरीर में के ऊपर क्या लाभ होते हैं, हमारे शरीर में क्या लाभ होते हैं। तो पहला लाभ है
कि प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से, कितने गिलास? 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर का उपापचय यानी हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से कार्य करता है तथा शरीर में सुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। शरीर में जब दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो हमारा पाचन सही रहेगा, पाचन सही रहेगा तो शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी, इससे हमारे शरीर में सुस्ती नहीं आएगी, हमारा शरीर है वो चुस्त बना रहेगा। दूसरा लाभ है कि पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरा है पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी की आशंका नहीं रहती। चौथा लाभ है कि प्रचुर मात्रा में पानी पीने से अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती, साथ ही पथरी होने का खतरा भी नहीं रहता। अगला है खूब जल पीने से फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा तथा आंतों की बीमारियां भी नहीं होती हैं। ये प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जल पीने के लाभ है। अब हमने देखा कि जल, जो पीने योग्य जल है उसके लक्षण क्या क्या है और पर्याप्त मात्रा में जल पीने के लाभ क्या है। अब हम देखेंगे कि दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव, यदि हम प्रदूषित जल यूज करते हैं पीने के लिए तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला प्रभाव है कि दूषित जल में कई रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से होते हैं? जिनमें जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख है, जिनसे हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। संक्रामक बीमारियां, फैलने वाली बीमारियां, एक दूसरे से संपर्क में आने पर फैलने वाली जो बीमारियां हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैलती है। इससे वायरल संक्रमण भी हो सकता है, यानी वायरस के कारण संक्रमण भी हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। और वायरल के कारण या वायरल संक्रमण के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, फ्लू और पीलिया आदि बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा बाला या नारू रोग, एक कृमि के कारण होने वाला रोग है जो कि परीक्षा में कई बार पूछते भी हैं। ये कृमि के कारण होने वाला रोग है बाला या नारू रोग और इसका रोग जनक है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। अब ये कैसे फैलता है कि जब ये रोग कारक है, रोग जनक है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसकी जो मादा कृमि है वो अपने अंडे जल में देती है जिससे जल संदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और ऐसे प्रदूषित जल का उपयोग यदि दूसरे लोग करते हैं तो उनमें भी यह रोग फैल जाता है। यह रोग एक समय में राजस्थान की गंभीर समस्या थी, लेकिन नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों के बाद सन 2000 के बाद इसका एक भी रोगी नहीं पाया गया। तो इसमें परीक्षा में केवल इतना सा आता है कि बाला या नारू रोग का रोग जनक क्या है, उसका नाम बताइए, तो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। अगला टॉपिक है मोटापा। मोटापा होता क्या है, किस व्यक्ति, कैसे निर्धारित करेंगे कि व्यक्ति में मोटापा है या नहीं है। तो मोटापा वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य और हानिकारक प्रभाव डालने लगती है और यह संभावित आयु को कम कर देती है। अर्थात जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा का जमाव हो जाता है, वसा इकट्ठी हो जाती है जिसका हमारे शरीर पर
हानिकारक या हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, वह मोटापा की स्थिति है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो आयु है वह कम हो जाती है। मोटापा का निर्धारण BMI के द्वारा करते हैं। BMI, जिसे फुल नेम है बॉडी मास इंडेक्स, और हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक, अर्थात शरीर की लंबाई के अनुसार उसमें कितना, उस अनुपात में कितना भार होना चाहिए, वो कहलाता है BMI। तो BMI मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है। जब ये 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटा होता है। यानी BMI का जो रीडिंग है, मान है, वो यदि 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो व्यक्ति मोटापा की स्थिति में पहुंच जाता है। इस मोटापा के कारण कई प्रकार के रोग होने लगते हैं, जिनमें प्रमुख रोग हैं हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी। ये मोटापा से के कारण होने वाले रोग हैं। अब मोटापा किस कारण से होता है? मोटापा किस कारण से बढ़ता है या होता है? तो उसका पहला कारण है कि ऊर्जा के सेवन और उपयोग के बीच असंतुलन, अर्थात हम जितना भोजन करते हैं और उससे हमें जितनी ऊर्जा मिलती है उसका, और हम जो कार्य करने पर हम जो एनर्जी बर्न करते हैं उसका अनुपात सही नहीं होगा। इसके कारण भी जो भोजन कर रहे हैं वो वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यानी कि हम जितना भोजन ग्रहण करते हैं उतना हम काम नहीं करते। काम नहीं करेंगे तो भोजन जो ग्रहण किया है वो वसा है, जो ऊर्जा के रूप में वसा को लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में जमा होने लगती है। अधिक वसायुक्त भोजन करना, ये भी इसका कारण है। जंक फूड और कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन, और लास्ट कारण है इसका ऑटो अल्पक्रियता। यानी हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, ऑटो ग्रंथि है, वो यदि कम सक्रिय हो जाए तो इससे भी मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा के कारण क्या हो गए? ऊर्जा के सेवन और उपयोग के बीच में असंतुलन, अधिक वसायुक्त भोजन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम एवं स्थिर जीवन यापन, और ऑटो अल्पक्रियता। अगला है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, BP। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं BP, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है कि रक्त है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है। ये रुधिर वाहिनी है और इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है। अब इसमें ब्लड प्रवाहित हो रहा है धमनियों में, तो धमनियों की दीवारों के ऊपर भी ये दबाव बनाता है। धमनियों में बहने के साथ साथ इनकी दीवारों पर भी दबाव डालता है, दाब डालता है। इसको कहते हैं रक्त दाब, अर्थात रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं की दीवारों के मध्य जो दाब लगता है, रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिकाओं की दीवारों पर जो दाब लगता है उसे कहते हैं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो मान है उसको हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक यानी प्रकुंचन दाब, दूसरा होता है डायस्टोलिक अर्थात अनुशीतलन दाब। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब है, जैसे हम व्यक्त करते हैं कि रक्तदाब है वो 120/80। तो ऊपर वाला जो दाब होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक दाब, प्रकुंचन दाब, और नीचे वाला जो मान होता है वो डायस्टोलिक या अनुशीतलन दाब को दर्शाता है। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? यानी जब हृदय संकुचित होता है
हृदय जब संकुचित होता है तो रुधिर वाहिनियों में रुधिर के द्वारा जो दाब है वो बढ़ जाता है, या लगने वाला जो दाब है वो सिस्टोलिक दाब कहलाता है। डायस्टोलिक या अनुशीतलन दाब क्या कहलाता है कि जब हृदय वापस फैलता है तो उस अवस्था में धमनियों रुधिर वाहिनियों के ऊपर लगने वाला जो दाब है वो अनुशीतलन दाब कहलाता है। इसीलिए ऊपर वाला जो प्रकुंचन दाब है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो ज्यादा होता है और अनुशीतलन दाब उसकी तुलना में कम रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक दाब होता है वो 90 से 120 mm के बीच होता है, और डायस्टोलिक दाब होता है वो 60 से 80 के बीच में होता है। 60 से 80 के बीच में होता है। अब ब्लड प्रेशर है वो दो प्रकार का होता है। निम्न रक्तदाब जिसे हम लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ये कब होता है कि जब धमनियों में रक्त का प्रवाह है, जब धमनियों में रक्त का प्रवाह है कम होने लगता है तो मस्तिष्क और हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगला है उच्च रक्तदाब, यानी जब धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक होने लगता है तो उसे उच्च रक्तदाब कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे शरीर में आंतरिक रक्त स्रावण हो सकता है, यानी इंटरनल जो ब्लड लीकेज है वो हो जाता है। ये चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, भ्रम, मैदा से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट और शराब के सेवन से तथा श्रमहीन जीवन और व्यायाम के अभाव में हो सकता है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की संतुलित मात्रा लेनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाएं और इसके साथ ही नियमित व्यायाम करनी चाहिए। संतृप्त वसा जैसे मांस या वनस्पति तेल की मात्रा कम करनी चाहिए। धूम्रपान और मदिरा सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर, जो उच्च रक्तदाब है, इसे कहते हैं। ये किस कारण से होता है, कैसे बचा जा सकता है, ये कंप्लीट हो गया। अगला है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो उसे कहते हैं नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ में सर्वप्रथम आता है गुटखा। गुटखा कहते किसे, कैसे बनता है वो देखो। तो गुटखा जो होता है वो सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वरक आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ जो गुटखा होता है उनमें तंबाकू भी डाला जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि जब गुटखा का अधिक सेवन करते हैं तो इससे एक प्रकार का रोग होता है जिसे कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग में क्या होता है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, यानी अपना मुंह है वो जितना खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। तो इस रोग का गुटखा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अगला है नशीले पदार्थ में तंबाकू। तंबाकू है वो तंबाकू के पादप, तंबाकू जो है वो तंबाकू का पादप है, जिसका बोटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नेम है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम ये इसका तंबाकू के पादप का वानस्पतिक नाम है। तो तंबाकू में कहां से प्राप्त होती है कि तंबाकू पादप जिसे निकोटियाना टोबेकम कहते हैं, जो कि एक सोलनेसी कुल का पादप है, इसकी पत्तियों में
उनकी पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होती है और इन पत्तियों में 1 से 8% निकोटीन नामक एल्कोहॉइड पाया जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि तंबाकू किससे प्राप्त होता है, तो तंबाकू के पादप की पत्तियों से, और जिसका बोटेनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम। तंबाकू में कौन सा एल्कोहॉइड पाया जाता है, निकोटीन। कौन सा एल्कोहॉइड पाया जाता है, निकोटीन। तंबाकू का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग बीड़ी में, सिगरेट में, सिगार के रूप में होता है और कई लोग इसे मंजन के रूप में दांतों को साफ करने में भी उपयोग करते हैं। तंबाकू के उपयोग से कौन कौन सी हानियां होती हैं, तो पहली हानि है कि तंबाकू के निरंतर सेवन से मुंह, जीभ, गला और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह, जीभ, गला और फेफड़े, इनका कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू का निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की दर धीमी पड़ जाती है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे रुधिर की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। तो ये तो तंबाकू के सेवन के हानियां हैं। अगला नशीला पदार्थ है मदिरा। अब मदिरा का प्रमुख अवयव एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। ये भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि मदिरा में कौन सा प्रमुख अवयव क्या है, तो होता है एथेनॉल, और जिसका फॉर्मूला होता है C2H5COH। इसका फॉर्मूला होता है। और विभिन्न प्रकार की जो मदिराएं होती हैं अलग अलग कंपनी की, ब्रांड की, तो उनमें इनकी मात्रा यानी एथेनॉल की मात्रा है वो अलग अलग होती है। अब मदिरा पान के कुप्रभाव यानी इसके सेवन से क्या क्या हानियां होती हैं, तो मदिरा पान से एथेनॉल रक्त द्वारा यकृत में पहुंचता है और एथिल्डिहाइड में बदल जाता है, जो विषैला पदार्थ है। जैसे मदिरा सेवन करते हैं तो ब्लड में मिलता है, रक्त में मिल जाता है, और रक्त साफ होने के लिए कहाँ जाता है, यकृत में। और जैसे ही यकृत में ये एल्कोहल यकृत में पहुंचता है तो एथिल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। एल्कोहल से व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। एल्कोहल से स्मरण क्षमता में भी कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं वसीय यकृत रोग किसके कारण होता है, तो मदिरा के सेवन से, एल्कोहल के सेवन से। ये भी पूछ सकते हैं कि मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है, तो वसीय यकृत रोग, जिससे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। अगला नशीला पदार्थ है अफीम। अफीम है वो पेपेवर सोमनीफेरम नामक पादप के कच्चे फल के दूध से को सुखाने से बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि अफीम किससे प्राप्त होती है, तो अफीम प्राप्त होती है अफीम का पादप, जिसका बोटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। पादप के कच्चे फल के दूध को सुखाने पर प्राप्त होता है। इस दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कोहॉइड होते हैं और इनमें से मुख्य एल्कोहॉइड है, एक तो मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, पेपेवरिन है और सोमनीफेरिन है। ये इनमें पाए जाने वाले मुख्य एल्कोहॉइड हैं। इनमें से मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाएं बनाने के लिए किया जाता है और हेरोइन भी अफीम से बनता है, जो अत्यंत विषैला पदार्थ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, अफीम
किससे प्राप्त होता है? पेपियोर सोमनिफेरम से। इसमें 30 प्रकार के एल्कोइड होते हैं और इनमें से मुख्य है मोर्फिन, कोडीन, निकोटीन और पेपेवरिन। मोर्फिन, कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है और हेरोइन भी अफीम से प्राप्त होता है, जो अत्यंत विषैला नशीला पदार्थ है। इसके अलावा भी इनके अलावा भी और कई नशीले पदार्थ हैं, जैसे कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, LSD है, जिसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। कई बार इसका फुल नेम पूछते हैं परीक्षा में। आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में है, इनका उपयोग करते हैं। इनके सेवन से अपराध की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा शारीरिक व मानसिक कमजोरी सामने आती है। दवाओं का दुरुपयोग, कई प्रकार की मेडिसिन हैं, उनका उपयोग भी नशे के रूप में करते हैं। जैसे दवाओं जैसे मॉर्फिन है, ब्यूप्रीनोफ्रीन है, पेथेडीन है, प्रोपोक्सिन है, नाइट्राजिपाम है, डाइजिपाम का उपयोग भी नशे के लिए करते हैं। इसके अलावा कई बार जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो थिनर है, पेट्रोल है, ऑयल है, सॉल्वेंट है, जूता चिपकाने का गोंद है, सूखे इरेजर है, नेल पॉलिश है, मार्कर्स है, स्प्रे पेंट है और गैसोलीन है। इनका पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं नशा करने के लिए।